हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, जैसा कि आपको इससे पहले जो 2 वीडियो प्रेरणा से संबंधित दिए गए थे, तो उसमें जो ट्रिक बताया गया था, प्रेरणा से संबंधित जो ट्रिक बताया गया था, प्रेरणा के सिद्धांत, सारे सिद्धांत जो 6 सिद्धांत थे, 100 सिद्धांत का ट्रिक आप लोगों को बता दिया गया था। जैसे डूगल मूल मनो फ्रायड ने अंतर्नोद से हल किया, बोल्स फाफमैन का प्रोत्साहन शरीर मॉर्गन ने दिया, मनोवैज्ञानिक मैस्लो ने प्रेरणा की मांग किया। तो ठीक उसी प्रकार से मित्रों, आज बुद्धि, अगला चैप्टर आप सबका है बुद्धि, जो सीरियल चलाया जा रहा है उसमें अगला टॉपिक, अगला चैप्टर आप कह सकते हैं बुद्धि का है। तो बुद्धि के विषय में आज हम लोग पहले परिभाषा से शुरू करते हैं, परिभाषा से शुरू करेंगे और इसके बाद अंततः सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। आज इस वीडियो में बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के सिद्धांत को याद करने का ट्रिक आप लोगों को बताया जाएगा। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि बुद्धि के विषय में सभी मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है। सभी जितने मनोवैज्ञानिक हैं सबका अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग मत है। बुद्धि के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। इन भिन्न भिन्न मतों का विश्लेषण करके एक मनोवैज्ञानिक हुए थे फ्रीमैन ने उन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करके बुद्ध से संबंधित परिभाषा को 4 वर्गों में बांटा है। मित्रों, कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में बांटा है। कभी कभार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, कभी कभार आप लोगों से परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि फ्रीमैन के अनुसार बुद्ध से संबंधित परिभाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो मित्रों आप लोग 4 वर्ग याद कर लीजिएगा। फ्रीमैन ने बुद्ध से संबंधित परिभाषा को 4 भागों में बांटा है। पहला शीर्षक उसका है बुद्ध सीखने की योग्यता है। पहला पॉइंट है, फ्रीमैन ने पहला पॉइंट क्या कहा? बुद्ध सीखने की योग्यता है। बुद्ध सीखने की योग्यता है, इस परिभाषा को किस किस मनोवैज्ञानिक ने समर्थन किया था? वुडवर्थ ने, गाल्टन ने और डियरबोर ने। वुडवर्थ, गाल्टन, डियरबोर ने किसका समर्थन किया था कि बुद्ध सीखने की योग्यता है? बकिंघम महोदय ने तो इसी को, बुद्ध सीखने की योग्यता को ही बुद्धि की परिभाषा मान लिया था। कभी कभार परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिया जाता है बुद्ध सीखने की योग्यता है, यह किसका कथन है? तो आप लोग निश्चित रूप से बकिंघम महोदय को बताएंगे, मनोवैज्ञानिक बकिंघम महोदय को। दूसरा है बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता है। बुद्ध पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता है। इससे संबंधित जो आपके मनोवैज्ञानिक हुए दोस्तों, वो हैं स्टर्न, बर्ट और पिंटनर। बुद्ध पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, इससे सहमत थे स्टर्न, बर्ट और पिंटनर। बुद्ध नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, देखिए, बुद्ध नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। बुद्ध जो है नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थिति, मनुष्य के साथ जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी बुद्ध उसी के अनुरूप व्यक्ति को समायोजित कर देगी, मतलब उसी में आपको ढाल देगी और आप आसानी से उस परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर सकेंगे। यह कथन किसका है मित्रों? क्रूज का है, क्रूज महोदय का। तीसरा पॉइंट जो फ्रीमैन ने दिया वो दिया था बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त, न दिखने वाला, अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, यानी कि जो न दिख रहा हो वही चिंतन की योग्यता हम रखते हैं। जिसके विषय में हमने देखा नहीं है उसके विषय में भी हम सोच सकते हैं, उसके विषय में भी हम बात कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत से संबंधित थे बिने थे, टरमैन थे और स्पीयरमैन थे। कितने मनोवैज्ञानिक थे मित्रों? 3, बिने, टरमैन और स्पीयरमैन। बुद्ध उचित से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की योग्यता है। यह परिभाषा किसने दिया था मित्रों? बिने ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इस परिभाषा को लिख दिया कि यह परिभाषा इंपॉर्टेंट है। कई बार डीएलएड और बीएड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है अतिलक उत्तरी प्रश्न में कि बुद्ध उचित सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? बिने का है। और चौथा पॉइंट जो फ्रीमैन महोदय ने दिया था वह है कि बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। बुद्धि एक नहीं है, बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। इससे सहमत थे कॉलेस्निक, रेक्स, नाइट, वैसलर और स्टोडार्ड। बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। इससे संबंधित कौन थे? सहमत कौन थे? कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे?
कॉलेसनिक थे, रैक्स थे, नाइट थे और बैचलर थे और स्टोडार्ड थे। वुडवर्थ ने मित्रों, वुडवर्थ ने बुद्धि की परिभाषा जो दी है निश्चित रूप से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वुडवर्थ का ये परिभाषा पूछा जाता है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। एक लाइन की परिभाषा है, आप लोग आसानी से इसे याद कर सकते हैं कि बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है या ज्ञान अर्जन करने की क्षमता। ये दोनों परिभाषाएं वुडवर्थ की हैं मित्रों। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है या ज्ञान अर्जन करने की क्षमता। गाल्टन महोदय ने कहा पहचानने तथा सीखने की शक्ति, पहचानने तथा सीखने की शक्ति बुद्धि है। गाल्टन महोदय ने कहा कि पहचानने और सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। और स्पीयरमैन महोदय ने कहा कि बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। बुद्धि क्या है? सापेक्षिक चिंतन है। किसने कहा? स्पीयरमैन ने। तो मित्रों, ये था आपका बुद्धि से संबंधित परिभाषा और तमाम जो सारे मनोवैज्ञानिक हुए उनका विश्लेषण करके फ्रीमैन ने जो परिभाषा आप लोगों को दिया वो परिभाषा 4 कैटेगरी में बांटा उन्होंने, और चारों कैटेगरी को इस प्रकार से बतलाया कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है और बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है, अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट थे बकिंघम महोदय की परिभाषा है, उन्होंने कहा था बुद्धि के विषय में कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये किसका कथन है? बकिंघम महोदय का। वुडवर्थ महोदय ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है या ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। स्पीयरमैन ने क्या कहा मित्रों? बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। फिर इसके बाद आ जाइए, अगला हेडिंग है बुद्धि की विशेषता एवं प्रकृति। मित्रों, एक चीज़ आपसे हम बता दें कि चाहे विशेषता पूछा जाए या प्रकृति पूछा जाए, चाहे विशेषता पूछें परीक्षा में या प्रकृति, दोनों एक ही चीज़ होता है मित्र। आप लोग एकदम बिल्कुल निर्भीक होकर के चाहे विशेषता पूछे या चाहे विशेषता पूछे चाहे प्रकृति पूछे, आंसर यही आपको देना है। तो नंबर 1 इसमें है बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि वंशानुक्रम से हमें प्राप्त होता है। बुद्धि जो है वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। ये हमारे माता पिता के पितृक जीन्स पर निर्भर करता है और वही पितृक जो है हम में ट्रांसफ़र हो जाता है। वही पितृक, वही जीन्स हम में ट्रांसफ़र हो जाता है। यह कथन किसका है मित्रों? बर्ट का है, सील्ड्स का है, स्कार का है, जेनसन का है और सोकले का है। किसका किसका कथन है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है? बर्ट का है, सील्ड्स का है, स्कार का है, जेनसन का है और सोकले का है। सोकले का है। मित्रों, निश्चित रूप से बुद्धि जो है वंशानुक्रम होता है। जैसे लंबाई, अब यहाँ देखिए इसमें लिखा गया है कि आदि अपने प्रयोग द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बुद्धि वंशानुक्रमी होती है। जैसे लंबाई मनुष्य के उसके वंशानुक्रमी पितृकों जीन्स पर निर्भर करती है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि भी पितृकों पर निर्भर करती है, वंशानुक्रम के पितृकों पर। यहाँ पितृक मित्रों इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हिंदी है जीन्स की। जीन्स को हिंदी में पितृक कहा जाता है, उससे आप परेशान मत होइएगा कि ये नया शब्द कहाँ से आ गया। जीन्स को ही पितृक कहा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है विशेषता या प्रकृति के विषय में बुद्धि के। बुद्धि उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है। बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है। तो पर्यावरण का महत्व निश्चित रूप से बुद्धि के विकास पर पड़ता है मित्रों। ये समझाने की बात नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ का जैसा पर्यावरण होगा वहाँ उसी हिसाब से बच्चों में, व्यक्तियों में बुद्धि का विकास होगा। यह कथन किसने कहा था? मैकलैंड ने, गेग ने, कामिन ने। बहुत बार पूछा जाता है। बुद्धि के विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण आवश्यक होता है। उचित पोषण के साथ साथ अनुकूल सामाजिक एवं शैक्षिक पर्यावरण बुद्धि के विकास के लिए आवश्यक होती है। उचित पोषण भी मिले बच्चे को और उचित सामाजिक और शैक्षिक पर्यावरण भी मिले जिससे उसका बुद्धि प्रखर हो। ठीक है मित्रों, तीसरा पॉइंट है मनुष्य के बुद्धि का विकास 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाती है। मनुष्य के बुद्धि का विकास 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाती है। यह पिंटर महोदय ने कहा था कि किशोरावस्था के उत्तरार्ध में मित्रों
किशोरावस्था के उत्तरार्ध में अर्थात लगभग जब 16 वर्ष की आयु पूरा हो जाता है तो उसी समय बुद्धि का विकास जो भी होता है पूर्ण हो जाता है। आपने समझा? किशोरावस्था के अंत तक वह उम्र लगभग 16 वर्ष मानी जा सकती है। तो यानी कि किसने कहा? पिंटर महोदय ने कहा कि बुद्धि का विकास जो है 16 वर्ष तक होता है, यानी कि बुद्धि का विकास 16 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है, फिर उसमें विकास नहीं हो सकता। लेकिन बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, बुद्धि का विकास जो है 20 वर्ष तक जो है पूर्ण हो जाता है। तो निश्चित रूप से यही 20 वर्ष को जो है सर्वमान्य माना गया। ये जो पिंटर महोदय ने कहा कि 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास हो जाता है, लेकिन बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग द्वारा यह बताया कि नहीं, बुद्धि का विकास जो है 20 वर्ष तक पूर्ण होता है। कितने वर्ष तक मित्रों? 20 वर्ष तक पूर्ण होता है। आगे देखिए, फिर कहा गया चौथा, योग की क्रिया द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। योग की क्रिया द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। मित्रों, योग का महत्व मनोविज्ञान में बहुत है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। योग के द्वारा यहाँ तक कि भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि अगर ठीक ढंग से योग कराया जाए तो जन्मजात बुद्धि में लगभग 30 से 40% तक इजाफा होता है, वृद्धि होती है। कितने परसेंट तक इजाफा हो सकता है? 30 से 40%, लगभग आधे आध वृद्धि हो सकती है बुद्धि में, लेकिन योग के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? योग के द्वारा। और पश्चात मनोवैज्ञानिक भी इससे सहमत हुए कि नहीं, योग के द्वारा बुद्धि का विकास किया जा सकता है। फिर पांचवा है मित्रों, लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। सीधी सी बात, सही बात है। कार्ल एवं ब्रूस ने अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता, जिसे सभी ने स्वीकार किया है। अर्थात जितनी बुद्धि बच्चे मतलब लड़के में होनी चाहिए, बॉय में, उतने गर्ल में भी हो सकती है। ये नहीं कि ये लड़का है, इसको गणित आ रही है, तो ये गर्ल है, ये लड़की, इसको गणित नहीं आएगी। नहीं, लड़कियां भी गणित में तेज हो सकती हैं और लड़के भी गणित में कमज़ोर हो सकते हैं। लड़के गणित में जबर हो सकते हैं, लड़कियां गणित में भी जबर हो सकती हैं। लिंग भेद का कोई असर नहीं पड़ता बुद्धि के विकास पर। सब में समान बुद्धि होती है मित्रों, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बुद्धि का विकास समान होता है। लिंग के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मित्रों, इसके बाद है, आप लोग जानते ही हैं, बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है। मित्रों, बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है, ये सत्य है। आप लोग इसे अपने स्तर से लिख लीजिएगा। हम थोड़ा बहुत इसमें बता दे रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक बुद्धि को समस्या समाधान की योग्यता के रूप में लेते हैं। इसी तरह से लिखिएगा कि पश्चात मनोवैज्ञानिक बुद्धि को समस्या समाधान की योग्यता के रूप में लेते हैं। उनके अनुसार जो मनुष्य समस्या समाधान में जितना अधिक निपुण होता है, उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक होती है, और समस्या समाधान में जो मनुष्य कमज़ोर होता है, उसकी बुद्धि जो है वो कमज़ोर होती है। इतना पॉइंट बस इस शीर्षक में आप इतने लिख देंगे, वो मान्य हो जाएगा। फिर है, बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। मित्रों, बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। यह बात हम जब परिभाषा बता रहे थे फ्रीमैन का, तो उसमें हम चौथा पॉइंट बताए हैं कि बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। यह कथन मतलब इस शीर्षक से, इस कथन से कौन कौन मनोवैज्ञानिक सहमत थे? कॉलसनिक थे, रैक्स थे, नाइट थे, बैचलर थे और स्टोडार्ड थे, है ना मित्रों? बताए थे ना कि बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। कॉलसनिक, रैम्स, नाइट, बैचलर, स्टोडार्ड आदि अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अनेक योग्यताओं का समुच्चय माना है। वर्तमान में सभी मनोवैज्ञानिक बुद्धि का मापन इन्हीं योग्यताओं के मापन के आधार पर करते हैं। जितने मनोवैज्ञानिक हुए हैं, यही शीर्षक जो है बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है, इसी के आधार पर बुद्धि का मापन भी करते हैं। फिर मित्रों, आठवां पॉइंट है, इसमें भी आप लिख सकते हैं, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। निश्चित रूप से मित्र, बुद्धि और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर होता है। बुद्धि और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर होता है। बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है, ठीक है। लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान अर्जित किया जाता है। जन्म के बाद ज्ञान को अर्जित किया जाता है। बुद्धि के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है, बुद्धि के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है, लेकिन ज्ञान अर्जित करने के लिए बुद्धि जरूरी है।
मित्रों ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि के लिए ज्ञान जरूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान अर्जित करने के लिए, क्या अर्जित करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए बुद्धि जरूरी है। अगर ज्ञान आप मतलब किसी कारणवश से बुद्धि में विकार आ गया, किसी कारणवश बुद्धि में विकार आ गया और ज्ञान आपका विस्मृत हो गया, तो अगर बुद्धि में विकार आया तो ज्ञान विस्मृत हो जाएगा। लेकिन यदि ज्ञान विस्मृत हो जाए, आप भूल जाएं, तो बुद्धि में विकार नहीं हो सकता। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है मित्रों। बुद्धि जो है जन्मजात होती है, ज्ञान जो है वो अर्जित किया जाता है, ज्ञान जो है अर्जित किया जाता है। बुद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ज्ञान के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। अगर बुद्धि में विकार उत्पन्न हो जाए तो ज्ञान विस्मृत हो जाएगा, भूल जाएंगे, लेकिन अगर ज्ञान में विकार उत्पन्न हो जाए तो बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है मित्रों, तो आइए अब हम शुरू करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। मित्रों आइए देखिए, अब हम शुरू करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में जैसे बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि कैसे कार्य करती है ना, बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि कैसे कार्य करती है, इस संबंध में भिन्न भिन्न मत हैं। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न का प्रयोग किया, भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाला, और इन्हीं निष्कर्षों को, भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला, उन्हीं निष्कर्षों को बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। तो एक कारक सिद्धांत पहले हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं, सारे सिद्धांत को एक बार हम समझा दे रहे हैं, फिर एक एक सिद्धांत का विस्तृत, एक एक सिद्धांत जो इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं लघुत्तरीय दीर्घोत्तरी में, उनका एक एक सिद्धांत जो है हम समझा देंगे। पहले शॉर्टकट में इसे याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये बहुत उपयोगी है, नौकरी की दृष्टिकोण से, टेट, सुपर टेट, और आपकी जो ये परीक्षा होती है, इस परीक्षा में भी अति लघुत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। इसे याद करने का तरीका भी हम आप लोगों को आसानी से बता देंगे और याद भी हो जाएगा। लेकिन तब तक सुन लीजिए इसे, एक कारक, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या सत्तात्मक सिद्धांत किसका है? विनय का दोस्तों। एक कारक अथवा सत्तात्मक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसका है मित्रों? द्विकारक और त्रिकारक, ये दोनों सिद्धांत मित्रों स्पीयरमैन का है। द्वि और तीन कारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन का है। बहुकारक सिद्धांत किसका है मित्रों? थॉर्नडाइक का है। समूह कारक सिद्धांत किसका है मित्रों? थर्स्टन का है। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है मित्रों? बर्नन का है। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है मित्रों? बर्नन का है। इसके बाद त्रिआयाम सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का। द्रवीकृत घनीकृत सिद्धांत किसका है? कैटिल का। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर का। त्रितंत्र सिद्धांत किसका है? स्टाइनबर्ग का। कुल बुद्धि में कितने सिद्धांत हैं मित्रों? 10। अब 10 को अलग अलग याद करेंगे तो दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी और हमें पढ़ाने में भी दिक्कत होगा। इसलिए 10 सिद्धांतों को देखिए, इसी के माध्यम, यही जो 4 लाइन की कविता यहाँ पर लिखी गई है, इसी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। जो ऊपर सारे मनोवैज्ञानिक बताए गए हैं मित्रों, जो ऊपर सारे मनोवैज्ञानिक बताए गए हैं, जैसे विनय है, स्पीयरमैन है, थॉर्नडाइक है, थर्स्टन है, बर्नन है, गिलफोर्ड है, कैटिल है, गार्डनर है, स्टाइनबर्ग है। तो इसमें मित्रों सिर्फ गार्डनर को छोड़ दिया जाए, गार्डनर माने होता है माली, गार्डनर माने होता है माली। ये बाकी कितने बच्चे? 9। ये 9 मित्र मिल करके एक आम के बगीचे में जाते हैं आम तोड़ने। क्या जाते हैं? आम तोड़ने। आम तोड़ने जाते हैं तो उस बगीचे में क्या क्या घटना घटती है, वो सारी चीज़ इस कविता में बताई गई है। देखिए यहाँ पर, समूह बनाकर थर्स्टन ने 3 आम गिल्ली से तोड़ा। द्रवी घनी कैटल तब भागा, बर्नन का पद बन गया रोड़ा। बहुबुद्धि माली ने लगाया, 3 तंत्र बरगद का तोड़ा। एक बिने दुई पीयर मारा, और डाइक बहुत हाथ तब जोड़ा। मित्रों एक बार फिर से सुन लीजिए, समूह बनाकर थर्स्टन ने 3 आम गिल्ली से तोड़ा। समूह बनाकर थर्स्टन ने 3 आम गिल्ली से तोड़ा। द्रवी घनी कैटल तब भागा, बर्नन पद का पद बन गया रोड़ा। बहुबुद्धि माली ने लगाया, 3 तंत्र बरगद का तोड़ा। एक बिने दुई पीयर मारा, डाइक बहुत हाथ तब जोड़ा। मित्रों ये कविता है। अब इस कविता में समझिए कैसे क्या है। समूह बनाकर, समूह कारक सिद्धांत किसका है मित्रों? थर्स्टन का। ये है समूह कारक सिद्धांत किसका है? थर्स्टन का।
3 आम यहाँ पर लिखा गया है मित्रों। इस 3 आम का मतलब होता है त्रिआयाम। त्रिआयाम, त्रिआयाम, त्रिआयाम किसका है? गिल्ली। गिल्ली से मित्रों क्या समझेंगे? गिलफोड़। गिल्ली से क्या समझेंगे? गिलफोड़। यानी समूह कारक सिद्धांत किसका है? थर्स्टन का। त्रिआयाम सिद्धांत किसका है? गिल्ली गिलफोर्ड का। द्रवीघनीकृत, द्रवीकृत घनीकृत सिद्धांत बुद्धि का किसका है? कैटल का। और पद, पद यहाँ पर पद लिखा गया है मित्रों। पद से पदानुक्रमित सिद्धांत किसका है? वर्णन का है। फिर बहुबुद्धि, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है? यहाँ मित्रों माली लिखा गया है। तो माली की अंग्रेजी क्या होती है मित्रों? गार्डनर। माली की अंग्रेजी क्या होती है? गार्डनर। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? माली ने। 3 तंत्र, 3 तंत्र को शुद्ध हिंदी में लिख दीजिए त्रितंत्र। त्रितंत्र का सिद्धांत यहाँ बरगद से द निकाल दीजिए तो आपका आ जाएगा स्टैनबर्ग। क्या आ जाएगा मित्रों? स्टैनबर्ग। 3 तंत्र का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनबर्ग ने। एक बिने द्वि पीयर मारा, एक कारक सिद्धांत किसका है मित्रों? बिने का। द्वि से द्विकारक सिद्धांत किसका है मित्रों? स्पीयरमैन का। डाइक को थार्नडाइक से समझिए और बहुत जो लिखा है ता यहाँ से हटा दीजिए। बहुत को बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। बहुत को बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। मित्रों एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर 2 चीज़ है। एक चीज़ है बहुबुद्धि माली ने लगाया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? बहुबुद्धि माली ने लगाया, बहुबुद्धि माली ने लगाया। और यहाँ पर देख रहे हैं डाइक बहुत हाथ तब जोड़ा। तो बहुबुद्धि सिद्धांत अलग है या गार्डनर का है? यह सिद्धांत जो है बहुबुद्धि सिद्धांत है। और ये जो बहुत हम लिखे हैं, अगर इसका ता हम हटा दें तो ये हो जाएगा बहुकारक सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का, बहुकारक सिद्धांत किसका है मित्रों? थार्नडाइक का। तो मित्रों यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो निश्चित रूप से अपना शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। यह आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है मित्रों। तो इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि बुद्ध से संबंधित परिभाषा, बुद्ध से संबंधित परिभाषा, सिद्धांत, विशेषता, ये सारे चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मित्रों जाते जाते फिर एक बार हम कहना चाहेंगे कि यह चैनल आपका है और आपका प्रेम अपेक्षित है। आपका प्रेम अपेक्षित है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।